हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब समय है आप सबकी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस पढ़ने का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का जो हमारा 14 चैप्टर है केमिस्ट्री का। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। कार्बन किस तरह से कैसा होता है, इसके यौगिक कैसे होते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म, इसके रासायनिक गुणधर्म, सारी की सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी और जो बुक के अंदर थी, सब की सब हमने एकदम हलवा तरीके से पढ़ ली है। तो दोस्तों, आज हम लोग और कुछ बातें जो है वो करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, आइए हमारे साथ शुरू करते हैं कार्बन और उसके यौगिक। और आज अपन बात करेंगे कुछ कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। हम बात कर रहे थे तो हमारे कोर्स में 2 जो यौगिक है वो महत्वपूर्ण दिए हुए हैं, जिसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। पहला तो था एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें करी थी। एथेनॉल किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, एथेनॉल होता कैसा है, क्या काम का है, काफ़ी सारी बातें करी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ही ऐसा बहुत ही खूबसूरत कार्बन का यौगिक है, वो है आपका एथेनोइक अम्ल। कौन सा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। कोई बेटा इसका फॉर्मूला या इसका सूत्र बता सकता है? एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा? तो देखो, एथ है यानी कि कार्बन आएंगे 2, और ओइक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह लगेगा। तो सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड के साथ एक जगह O जुड़ता है, एक जगह OS जुड़ता है, एक जगह वाली खाली रहती है। अब बताओ, 2 कार्बन है, एथ है मतलब 2 कार्बन, तो एक यहाँ पर आप कार्बन लगा दो, बाकी की हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता पूरी कर दो। तो ये आपका क्या है यहाँ, या फिर इस हाइड्रोजन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। तो इसको वैसे आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3COOH। ये आपका एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। ये आपका क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। सामान्यतः बेटा इस बात, जैसे आपको पता है एथेनॉल को सामान्यतः हम लोगों ने अल्कोहल कहा था, इसी तरह से बेटा इसका सामान्यतः जो नाम है वो है एसिटिक अम्ल। तो इसको हम क्या कहते हैं? सामान्यतः बेटा इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। अगर तुम लोगों से पूछे एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ, तो तुम सामान्यतः एसिटिक अम्ल मतलब एथेनोइक अम्ल है, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र यही बताना होगा। इसकी संरचना ये होती है। अगर आपको पूछे इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, तो आप लोग इसकी बना सकते हो। आज आप लोग, आपका होमवर्क है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना के हमारे प्रव्या एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, ठीक है ना। या फिर बेटा आप लोग क्या करेंगे, आप ऐप पर हमारे को मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, इसके बारे में कुछ और बातें अपन करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका गलनांक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्या है? गलनांक। इसका जो गलनांक है वो गलनांक कितना होता है? गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है? गलनांक बहुत कम होता है, 290 केल्विन होता है। कितना होता है? 290 केल्विन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गलनांक इतना कम होता है, इस वजह से ये जब हवा ठंडी होती है तब ये जम जाता है। ठंडी हवा में क्या होता है? जम जाता है, मतलब बर्फ टाइप बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ टाइप बन जाता है। इतने कम गलनांक में अगर थोड़ी भी ठंडी हवा चलती है तो ये क्या हो जाता है? जम जाता है। ये ठंडी हवा में क्या हो जाता है? ठंडी हवा में जम जाता है, जम जाता है।
आई बात समझ में? ठंडी हवा में जम जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं, इससे इंपॉर्टेंट ये बात है जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता। आई बात समझ में कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसका गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है बेटा? 290 केल्विन। अब 290 केल्विन है इसलिए क्या होगा? ठंडी हवा के अंदर ये जम जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। आई बात समझ में? अगर बेटा आपसे पूछे इसका क्वथनांक, अगर आपसे पूछे इसका क्वथनांक तो बेटा ध्यान रखना, इसका क्वथनांक पूछे तो ध्यान रखना 391 केल्विन होता है। कितना होता है? 391 केल्विन। अच्छा, ये यूनिट भी ध्यान रखना, इसका जो मात्रक है केल्विन है, न कि डिग्री सेल्सियस है ना? तो ये ध्यान रखना, इसका क्वथनांक कितना होता है बेटा? 391 केल्विन, ठीक है ना? जबकि गलनांक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 290 केल्विन होता है। इस तापमान पर प्रश्न पूछा गया है कई बार, इस तापमान पर ये क्या हो जाता है? बर्फ यानी कि जम जाता है, ठीक है ना? और जमता है इसलिए इसका नाम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है, ठीक है ना? अगर तुमसे पूछे इसका रंग कैसा होता है, अगर तुमसे पूछे इसका रंग कैसा होता है तो बेटा ध्यान रखना रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है ये। अच्छा, बता सकते हो कोई मेरे को इसका स्वाद कैसा होगा? स्वाद कैसा होगा? स्वाद देखो भैया, नाम से पता चल रहा है ये है क्या? अम्ल है। और अम्ल स्वाद में क्या होते हैं बेटा? कमेंट करके बताओ, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे? अरे रसगुल्ला नहीं, क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इसलिए इसका स्वाद कैसा होता है? स्वाद खट्टा होता है। आई बात समझ में बेटा? स्वाद जो होता है इसका खट्टा होता है। और बेटा प्रकृति, हमने कहा था अल्कोहल उदासीन, तो इसकी प्रकृति क्या? अरे नाम से ही पता चल जाएगा रसगुल्ला आपको कि इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। आई बातें समझ में आप लोगों को? ये सामान्य बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है इसके बारे में, ठीक है? अब हम लोग इसका पढ़ेंगे, इसकी कुछ अभिक्रियाएं कि ये किस किस लोगों के साथ किस किस तरह की अभिक्रियाएं करता है। बहुत सिंपल सी बातें हैं और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना? चलो भाई, अब अपन पढ़ने वाले इसकी अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाएं जब हम पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले अभिक्रिया वैसे अभिक्रियाओं का मतलब ये तो भौतिक गुण थे जो बाहर से पता चलते हैं अपन को, अभी अपन रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो आप बात करेंगे अभिक्रियाएं। तो जो अभिक्रियाएं हैं इसकी सबसे पहले जो अभिक्रिया की बात करेंगे वो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया। कौन सी करण? एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया। देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया, एक तो बात ध्यान रखना, एस्टरीकरण अभिक्रिया इसको कहा क्यों जाता है? क्योंकि इसमें हम लोग बनाने वाले हैं इसका एस्टर बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? एस्टर। तो जब आप क्या करो, जब आप इसकी अभिक्रिया, ये क्या है? एथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH। जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया आप किसके साथ करवाओ बेटा? अल्कोहल के साथ कराओ, लेकिन कोई अम्ल उत्प्रेरक होना चाहिए, कोई अम्ल उत्प्रेरक होना चाहिए। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? CH3CH2OH, अल्कोहल के साथ करवाएं किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो बेटा देखो क्या बनता है। देखो सिंपल सा है, इसकी संरचना ये है, इसकी संरचना ये है, और अल्कोहल की संरचना क्या होगी? इसकी एथेनॉल है ये, तो एथेनॉल की संरचना क्या होगी? देखो भाई सिंपल सा है
कि ये वाला हाइड्रोजन है ना, यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हट जा रहा है, ये हाइड्रोजन हट जा रहा है और इसका ये OH हट जा रहा है, इसका ये OH हट जा रहा है, ये हाइड्रोजन और OH ऐसे समझो। यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा यहीं से समझ लेते हैं, यहीं से समझते हैं अपन क्या है, थोड़ा सा OH, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये रिएक्शन कैसे करता है इसको आप एकदम दिमाग लगा के समझोगे तो आपको रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, H2O बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, H2O बन जा रहा है, H2O बन जा रहा है, H2O बन गया। ओके, अब आपको देखो ये मिल गया तो पीछे क्या आ रहा है, ये इसको लिखो आप CH3COO, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, CH3, इसका यहाँ पर बॉन्ड खाली है, इसका ये वाला बॉन्ड खाली है, तो इसको उल्टा लिख दो, इसको लिखो ये CH2 पहले लिखो और CH3 बाद में लिखो, CH2 और CH3, ये आपका रिएक्शन हो जाती है। और बेटा इसे ही तो अपन क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। इसे ही तो अपन बेटा क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। आई बात समझ में, सिंपल। एक तो आपका पानी बनेगा, एक तो आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा, एक क्या बनेगा, एस्टर। एस्टर का सूत्र देखो कैसे सिंपल बनाया हम लोगों ने कि ये हाइड्रोजन और OH मिल गए, जल बन गया, फिर ये वाला रहा और ये वाला पोर्शन को हम लोगों ने जब जोड़ दिया तो हमारा सूत्र क्या बन के आ गया, एस्टर का सूत्र बन के आ गया। आई बात समझ में आप लोगों को, ये है आपका एस्टर। इसका नाम पूछे तो आपको पता ही है, एथेनोइक अम्ल, और इसका नाम एथेनॉल। ओके, जब इसकी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में किसके साथ करवाते हैं, एथेनॉल के साथ। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ करवाते हैं तो आपका एस्टर और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को बेटा आपका क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एस्टर के बारे में 2-3 बातें आप लोगों को ध्यान में रखना। एस्टर जो होता है इसकी गंध जो होती है मृदु होती है, मृदु मीठी मस्त वाली गंध होती है। तो एस्टर की जो गंध है, एस्टर की जो गंध है बेटा, एस्टर की गंध क्या होती है, मृदु। गंध क्या होती है, मृदु। मृदु का मतलब मीठी, बहुत मीठी, बहुत मीठी। दूसरी बात, इसका उपयोग जो है वो इत्र बनाने में होता है। इत्र नहीं होता, सेंट, है ना। आप लोगों ने शादियों में देखा होगा, लोग जो इत्र लगाते हैं ना, इत्र जो होता है कानों में ऐसे रुई का लगा करके जो लगाते हैं ना, वो होता है आपका क्या, इत्र, ठीक है ना। तो वो बहुत खतरनाक वाली खुशबू आती है उसकी, तो वो होता है इत्र। क्योंकि इसकी खुशबू कैसी है, खुशबू मृदु है, मीठी है, मस्त वाली खुशबू है, इसलिए इसका उपयोग क्या करने में, इत्र बनाने में होता है। उसके अलावा इसका उपयोग जो होता है स्वाद यानी टेस्ट, जो खाने की चीज़ें है ना उसका टेस्ट बढ़ाने में उपयोग लिया जाता है। तो स्वाद बढ़ाने वाले कारकों के रूप में, स्वाद बढ़ाने वाले कारकों के रूप में होता है, वाले कारक के रूप में इसका उपयोग होता है। मतलब आप लोगों को किसी भी खाने का टेस्ट बढ़ाना है, मीठा मीठा मस्त वाला टेस्ट करना है, तो आप क्या डालोगे, एस्टर डाल दो। आई बात समझ में, तो आप क्या डाल दो, एस्टर डाल दो। सिंपल कहानी आप लोगों को समझ में आ गई भैया, सिंपल कहानी आप लोगों को समझ में आ गई ना। चलो भाई, अब ये अपन और नेक्स्ट एक अभिक्रिया है हमारी। अच्छा, एक और बात ध्यान रखो भाई, एक और बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, अगर हम लोग इसी एस्टर की अभिक्रिया किसके साथ करवा लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा लें, ये एस्टर है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, इसलिए आपको बुक के अंदर इसका चिन्ह ऐसे दिया होगा, मतलब ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। अब बात इसको समझो, देखो अब इसकी अभिक्रिया, इस एस्टर की अभिक्रिया आप किसके साथ करवाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओ। एस्टर की अभिक्रिया आप किसके साथ कराओ, देखो बेटा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। आपको समझ में आई बात। अगर इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएं, NaOH के साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो आपका एक तो एथेनॉल बन जाता है, एक तो क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। कैसे एथेनॉल बनता है, देखो कहानी समझो, ये OH है ना इसके साथ वापस जुड़ जाएगा,
ठीक है ना। तो देखो भाई OH इसके साथ जुड़ जा रहा है, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 और ये OH जुड़ गया। अब पीछे क्या आ रहा, इसको वापस लिखो, पीछे क्या आ रहा, CH3 और क्या आ रहा COO और क्या आ रहा बेटा, और कुछ नहीं रहा, फिर ये रहा Na, तो ये Na आई बात समझ में, CH3COO ये बन गया। ये जो है ना, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। और बेटा आपको एक बात बताता हूँ, जो साबुन होते हैं ना, साबुन जो आप घर में यूज करते हो नहाने धोने के, जो साबुन होते हैं ना, वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण ही होते हैं। साबुन क्या होते हैं, मतलब ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसलिए एक साबुन है। यस, इसीलिए बेटा, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। कंसेप्ट समझ में आया, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहा जाता है। अगर बेटा तुमसे पूछे इसका नाम सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, आई बात समझ में, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एसीटेट, या इसका दूसरा नाम और सोडियम एथेनोइड, ठीक है ना, सोडियम एथेनोइड, आई बात समझ, सोडियम एथेनोइड, ठीक है ना। ये इसके सोडियम एथेनोइड या सोडियम एसीटेट इसका नाम होता है, CH3COO का, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया एस्टर से अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो आपका बेटा क्या बनता है, एल्कोहल वापस, यानी कि एथेनॉल वापस बन जाता है, लेकिन साथ साथ में ये भी बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाता है। कहानी समझ में आई, ये बातें हैं पहली अभिक्रिया के बारे में। इसलिए ये अभिक्रिया आपको अलग से पूछी जाए, साबुनीकरण, अगर एस्टीकरण, दो अभिक्रियाएं एक साथ आपकी यहाँ पर क्लियर होती है। अगर तुम लोगों से एस्टर का सूत्र पूछे तो ये, और एस्टर के बारे में कुछ भौतिक जो पूछे कि एस्टर के बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या बताओगे, गंध मृदु होती है, इत्र बनाने में उपयोग, और स्वाद जो है स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में इसका उपयोग होता है। साबुनीकरण अभिक्रिया हो गई है आप लोगों की। नेक्स्ट अभिक्रिया अपन लोग जो देखने वाले हैं वो है आपकी क्या, सारक के साथ अभिक्रिया। क्या, सारक के साथ अभिक्रिया, क्या भाई, सारक के साथ अभिक्रिया, सारक के साथ अभिक्रिया। अच्छा बट बताओ ये क्या है, ये तो है आपका क्या है, मेरे को बताओ, ये अम्ल है, सारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा ना। सारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। बेटा इसका सूत्र लिखो, CH3COO और H, COO और H। अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया कोई सारक के साथ करवा रहे हैं, मान लो NaOH के साथ करवाते हैं, तो बेटा इसका क्या बन जाएगा भाई, तो इसका क्या बन जाएगा, सिंपल सा देखो, ये वापस आपको इसी तरह से अभिक्रिया को देखना है। ये देखो आपका जल बन गया, पीछे क्या रहा ये, और इसको जोड़ के लिखो फिर CH3COO, ये वाला लिखो COO, और फिर क्या रहा ये Na इसके साथ जुड़ गया, Na इसके साथ जुड़ गया, और H2O, जल तो बनेगा ही बनेगा, बताया था ना। और ये क्या है, पहले ही हमने बताया लवण है, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, सोडियम लवण है। अगर तुमसे पूछे इसका नाम सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट, ओके क्लियर। कितना सिंपल सी बात है, जब आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हो, लोग कहते हैं ये हार्ड चैप्टर है, अरे भाई हार्ड नहीं है, तुम लोगों को पढ़ाने वाला ही नहीं है कोई ऐसा जो आपको इतना सरल चीज़ें बता के जाए और आपको लगे कि सरल चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये जल बन गया, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, अभिक्रियाएं रटोगे ना तो जिंदगी भर याद नहीं होने वाली है, बस अभिक्रियाओं को समझो कि हो कैसे रही है, ठीक है ना। फॉर्मूले रटने की कहाँ जरूरत है भाई, एथेनोइक अम्ल है, अब आपने 2-3 चीजें रट ली ना, जो क्रियात्मक समूह रट लिए, अब सारी चीजें थोड़ी ना रटी जाएगी, सारी चीजें तो साइंस है भाई, रटनी थोड़ी है।
साइंस को बेटा समझना है। हम साइंस को रटाने का काम नहीं करते, पढ़ाने का काम नहीं है हमारा। साइंस का क्या है, हम क्या करते हैं, साइंस को समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट, और जो आपके किसके साथ अभिक्रिया है, 2 अभिक्रिया और है, जो क्या है, एक तो आपकी कार्बोनेट के साथ है, यानी धातु कार्बोनेट के साथ है, ठीक है। एक तो आपकी किसके साथ है, धातु कार्बोनेट, और एक आपकी है ये धातु कार्बोनेट, और एक अभिक्रिया है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा आपको पता है बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम और दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या कह सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में पढ़ा था। हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन कहते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा ले आप कह रहे तो देखो भाई, CH3COOH, ये सारी अभिक्रिया लिखते लिखते आप लोगों को फॉर्मूला याद ही हो जाएंगे, ठीक है ना। CH3COOH, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, Na2CO3, मतलब कार्बोनेट के साथ, ठीक है। अब कार्बोनेट के साथ करवा रहे हो तो आपको, अच्छा मेरे को बताओ क्या बनता था उस टाइम, एक तो बेटा जल बनता था, एक क्या बन रहा था, लवण बन रहा था, और CO2 गैस निकल रही थी, ठीक है। अच्छा देखो भाई, लवण, एक तो पहली बात तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, इसका मतलब चलो भाई पहले तो एक हाइड्रोजन H2O प्लस CO2 लिख लिया, ये तो क्लियर है। अच्छा कुछ नहीं आ रहा तो ये तो लिख ही लोगे, अच्छा ये लिख लोगे ना बेटा, तो आप लोग बाकी वाली चीजें भी निकाल लोगे। देखो भाई ये CO2 गई, यहाँ O एक और आ था, वो O भी गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए। अब ये वाला लिखो आप CH3COO, और यहाँ पर क्या रहा, सोडियम, ये लिखो Na। अब इस अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है ना, तो यहाँ पर आप 2 लगा दो और यहाँ पर 2 लगा दो। अब ये अभिक्रिया आपकी संतुलित भी हो गई। आई बात समझ आए, सिंपल कहानियाँ है, ठीक है ना। ये CH3, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन हटा, अब ये 2 हाइड्रोजन हट के यहाँ का एक ऑक्सीजन लिया तो क्या बन गया, H2O। अब यहाँ वाला एक ऑक्सीजन ले लिया तो यहाँ CO3 था, अब CO2 रहा, वो CO2 अलग हो गया, फिर यहाँ पर 2 सोडियम रहे और ये भी 2 है, तो ये हमारा 2 सोडियम और ये 2 वाले जुड़ करके क्या बना दिया, ये क्या है, लवण है। अच्छा नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वापस वही का वही मामला, पहला सूत्र लिखो, CH3COOH प्लस NaHCO3 आई बात समझ में। अब आपको इसका क्या लिखना है, अब वही का वही बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2, बस यही का यही। कैसे बना बेटा, देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ से ऑक्सीजन लिया तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O बन गया, ये वाला आपका H2O बन गया, ठीक है ना। अब क्या रहा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन चला गया तो पीछे कितना रहा, 2 ऑक्सीजन और एक C, मतलब CO2, तो ये CO2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर रहा ये और ये तो चले गए थे, फिर ये रहा और ये रहा, ये मिलके आपका ये बन गया। आई बात समझ में, ठीक है ना। इस तरह से ये धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपकी अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका एथेनोइक अम्ल था। एथेनोइक अम्ल के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो यूं चुटकियों में कर लेना चाहिए, ठीक है ना, किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपका एक लास्ट क्लास इसकी होगी जो है आपके साबुन और अपमार्जक, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और सबसे ज़्यादा स्कोर कराएगा। हार्ड आपको लगता है लेकिन है नहीं, अगर एक बार अच्छे से पढ़ के देखो बेटा, हार्ड चैप्टर है नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना। हम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें लेकर आने वाले हैं। आप लोग अपने दोस्तों को इस चैनल पर जोड़ दीजिए ताकि वो भी इस क्लासेज का फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक और फिर कल इसी समय नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और अपनी मस्त पढ़ाई करिए धुआंधार, ठीक है ना। बोर्ड में टॉप कर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।